हेलो एंड वेलकम टू पाठशाला एडुहब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बाइडन के बारे में। जो बाइडन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है डेमोक्रेटिक पार्टी के, और जो नवंबर में इलेक्शन होने वाला है स्टेट्स में, उसके एक बहुत प्रबल दावेदार है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट नॉमिनी है। और चले हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द थिंग्स ही स्टैंड्स फॉर और क्या है इनका इम्पोर्टेंस। क्या ये इलेक्शन जीत सकते हैं ट्रम्प? क्या रिप्लेस हो सकते हैं? ट्रम्प का बहुत नेगेटिव पॉइंट्स रहा, ट्रेड वॉर से लेके फंड्स काटने से लेके, स्कूल्स के फंड्स काटने से लेके, कोविड-19 को मिसहैंडल करने से लेके। अभी करेंटली हम लोग बहुत सारे ट्रेंड्स और वेव्स देख रहे हैं यूएस में। उनमें से एक है ब्लैक लाइव्स मैटर। एक जो रेशियल स्लर बहुत ज़्यादा हो गया है, ब्लैक्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। ट्रम्प का और भी बहुत सारे जॉनर्स में बहुत ख़राब रहा है प्रदर्शन। फॉर एग्जांपल 2017 पेरिस एग्रीमेंट, उन्होंने क्लाइमेट चेंज को कभी भी सीरियसनेस नहीं दिया, कभी भी सीरियसली लिया नहीं, हमेशा सेकेंडरी तरीके से ट्रीट किया। तो पीपल आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड इन हिम, बाय हिम। सो लेट्स होप व्हाट आर द स्टेप्स that Joe Biden is going to take to take over the control from Donald Trump. जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, एक्स सेनेटर से लेके एक्स वाइस प्रेसिडेंट तक। ही वॉज द एक्स वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बैरक ओबामा 2009 से 2017 तक। ही सर्व्ड एज द एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड ही वॉज द एक्स सेनेटर फ्रॉम डेलावेयर। 1972 में इन्होंने इलेक्शंस जीता था डेलावेयर में सेनेटर के लिए, और तब से लेकर 2009 तक 36 इयर्स लगातार ये बार बार री इलेक्ट हुए, बार बार ऑफिस में आए जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वर्क। तो ही इज समवन whom we can look forward to, who can change the landscape of the American politics। तो हम लोग देखते हैं क्या है अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। जो बाइडन बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर यूज्ड कार सेल्समैन थे, मतलब सेकंड हैंड कार्स को बेचना खरीदना, उसी पैसे से इनके 4 भाई बहन थे। इन चारों की परवरिश हुई। जो बाइडन सबसे बड़े थे। बॉर्न इन 20 नवंबर 1942, 20 नवंबर 1942 को इनका बर्थ हुआ। स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया और डेलावेयर, ये 2 जगह, मतलब ये जो बड़े होते गए तो आफ्टर 10th ईयर, 10 साल के होने के बाद ये डेलावेयर शिफ्ट हुए थे। बाइडन स्टडीड लॉ पढ़े, इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, वकालत की पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से। और 1970 में ये मेंबर बने न्यू कैसल काउंटी के। 70 to 72 ये मेंबर रहे, और 72 में ही फाइनली डिसाइडेड ऑफ रनिंग फॉर द सेनेटर एंड ही वन यूएस ड्यूरिंग 60s और बाइडन्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद क्योंकि इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, तो ये अंडर काम करने लगे एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिपब्लिकन लीडर के। तो उस समय शायद इनके मन में एक पॉइंट आया था, एक दुविधा थी कि क्या रिपब्लिकन मेरे लिए सही पार्टी है, शुड आई ज्वाइन रिपब्लिकन और शुड आई नॉट, क्या करे क्या ना करे। तो उस समय रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे प्रेसिडेंट। रिचर्ड निक्सन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द 70s, अर्ली 70s। तो उस समय ये एकदम नाखुश थे रिचर्ड निक्सन के पॉलिसीज से, रिचर्ड निक्सन के वेज से, रिचर्ड निक्सन के तरीके से जिससे वो ट्रीट करते थे, जो उनका डिसीजन मेकिंग स्टाइल था, जो उनका स्टैंड्स था, उन सब से बहुत डिफरेंस था इनका माइंडसेट। जो ये चाहते थे, जो ये करना चाहते थे, जैसा ये चाहते थे कि हो। तो ये एक मेजर रीज़न था कि ये रिपब्लिकन ज्वाइन नहीं किए। रिचर्ड निक्सन वॉज अ मेजर रीज़न वाई जो बाइडन स्टेड अवे फ्रॉम द पार्टी। सो द नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड वाज, रिचर्ड निक्सन तो प्रेसिडेंट थे ही। तो नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड वाज, जो बाइडन ने अपना पार्टी चेंज किया। ये डेमोक्रेटिक पार्टी में कैसे ज्वाइन किए, बहुत इंटरेस्टिंग, ये भी एक स्टोरी ही है। तो ये स्विच किए अपना कंपनी। तो इस बार जो ये कंपनी में जहाँ ये ज्वाइन किए, तो वहाँ पर के जो इनके सीनियर थे, इनके हेड थे, तो उनका नाम था सिड बैलेक। सिड बैलेक एक बहुत ही लोकली बहुत एक्टिव डेमोक्रेट लीडर थे। और सिड बैलेक वॉज द गाय जिन्होंने देखा कि नहीं,
Joe Biden is not just a pretty face, is not just a handsome guy. He is more than that. He has that leadership qualities. He has that intuitive skills to be a leader, to guide a mass of people. तो उन्होंने बोला कि तुम एक बार डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन करके देखो, तुम देखो क्या होता है, पार्टी के अंदर का फंक्शनिंग क्या होता है, क्या सीन है, और अगर तुमको अच्छा नहीं लगे तो यू कैन क्विट, तुम बिल्कुल छोड़ सकते हो, जब मन चाहे तब छोड़ सकते हो. तो उस समय बाइडन रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उस समय बाइडन रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज अ डेमोक्रेट. तो द नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड वाज कि, और जो बाइडन का मतलब बचपन भी बहुत एवरेज रहा है. वो ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ही अमेजिंग पढ़ाई लिखाई में हो, उनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा हो, बहुत एवरेज एकेडमिक्स रहा. पर हाँ, कुछ कुछ चीज़ था जिनमें वो बहुत ज़्यादा आउटशाइन करते थे. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ वेरी गुड एथलीट. वो अमेरिकन फुटबॉल खेलने में उनको बहुत मज़ा आता था, एंड ही वॉज इनफैक्ट वेरी गुड एट इट, बहुत अच्छा खेलते थे. और अमेरिकन फुटबॉल के साथ साथ जो दूसरा सबसे ब्यूटीफुल क्वालिटी था, जो उनके हाई स्कूल में ही लोगों ने उनमें देखा, लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा उन्हें, उस क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला, वो था उनके लीडरशिप क्वालिटीज़ का. मतलब ही वॉज वन ऑफ दोज जेन्युइन लीडर्स हु कैन लीड पीपल. तो दैट वॉज वेरी गुड थिंग. और बहुत अर्ली एज में उनके सेकेंडरी स्कूल में ही ये सब चीज़ लोग फील कर पाते थे उनके अराउंड, उनके साथ. तो आफ्टर ज्वाइनिंग 72 इन द काउंटी काउंसिल, जो बाइडन को कहा था कि अब वो रेडी थे इलेक्शन कैंपेन में, सेनेटर के पद के लिए, सेनेटर के इलेक्शन के लिए. तो जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन अपना स्टार्ट किया, तो दैट वाज अ वेरी फाइनेंशियल क्रिस्प मोमेंट फॉर हिम. उतना कुछ पैसा वैसा नहीं, बहुत ही मुश्किल से फंड्स इकट्ठा करना. तो उस समय उनकी बहन थी वैलेरी बाइडन, तो उन्होंने सारा फंड इकट्ठा किया जो बाइडन के लिए, हर एक तरीके से फाइनेंशियली, मॉरली, मेंटली, इमोशनली, सारे तरीके का इन्वेस्टमेंट वैलेरी बाइडन ने दिखाया अपने भाई के लिए. और 72 के आसपास जो बाइडन की शादी भी हो चुकी थी. जो बाइडन की वाइफ नीलिया बाइडन नाम था, उनके 2 बेटे हो चुके थे, ब्यू बाइडन और हंटर बाइडन. और उनकी एक बेटी भी थी 72 इन द ईयर ऑफ 71, शी वॉज बोर्न नाओमी बाइडन. तो जो बाइडन हैड अ फैमिली एज वेल, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, विथ ईज चल रहा था, मज़ेदार चल रहा था, कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं. सो वैलेरी बाइडन स्पॉन्सर की जो बाइडन को, अपने बड़े भाई को फंड से एवरीथिंग. और उनका स्टार्ट हो गया कैंपेन, डेलावेयर में प्रचार प्रसार स्टार्ट हो गया. पर क्योंकि फंड्स के शॉर्टेज के कारण ऑब्वियसली उतना अच्छे स्केल पे उनका क्या बोलते हैं, उनका एडवर्टीजमेंट हो नहीं पाया. तो इट वाज मेनली बेस्ड ऑन पैम्पलेट्स एंड न्यूज़पेपर्स की कटिंग में, न्यूज़पेपर में उनका सपोर्ट, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स के थ्रू, तो उनके जो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स थे उनके थ्रू, डेमोक्रेटिक पार्टी में ही बातचीत में ही उनके बारे में वो होने लगा, मतलब वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कि जो बाइडन इज़ एन अमेजिंग लीडर, पीपल शुड गो फॉर वोटिंग हिम, मेकिंग हिम द सेनेटर ऑफ डेलावेयर. तो दिस वाज द प्रोसीजर जिससे ये स्टार्ट हुआ, ये चलने लगा, ये आगे बढ़ने लगा कैंपेन. और 72 का समय बहुत ज़्यादा मूविंग भी था, क्योंकि दैट वाज द टाइम जब अमेरिका वाज इन्वॉल्व्ड इन द वियतनाम वॉर. तो उनके कैंपेन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा वो भी था, विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम वियतनाम के में जितने भी अमेरिकन सोल्जर्स हैं उन सारे को वापस बुलाना, टू गेट रिड ऑफ द वॉर, टू गेट अमेरिका इन अ स्टेबल सिचुएशन. उनके बहुत जितना उनके कैंपेन का मेन मोटोस था, एम्स था, वो मेनली बेस्ड था एनवायरनमेंट पे, सिविल राइट्स पे, हेल्थ केयर और पॉलिटिक्स एज यूजुअल. तो बात यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि 70s वॉज द टाइम, मतलब उस समय जब लोग उतने जागरूक भी नहीं थे फॉर एनवायरनमेंट. उस समय जो बाइडन शोड एन ईगर क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत ज़्यादा
उनमें ये था कि इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना है, कि किसी ना किसी वे में इन्वायरमेंट को चेंज करना है। जितना पोल्यूशन हो रहा है उस समय, ऑब्वियसली पोल्यूशन का लेवल बहुत कम होगा कंपेयर टू नाउ, पर उस समय ही वॉज वेरी जागरूक इसके लिए, पोल्यूशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। और अभी हम लोग तो देख ही सकते हैं 2017 में पेरिस एग्रीमेंट में डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉ कर चुके हैं यूएस को। तो बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस इन माइंड मेंटालिटी भी लग रहा है। और ऑब्वियसली अमेरिका के लोग, अमेरिका के सिटीजन्स ये चीज़ बहुत अच्छे से एनालाइज कर पा रहे होंगे, हु इज़ बेटर एंड हु इज़ नॉट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैं नोट कराना चाहता था, पॉइंट आउट कराना चाहता था। फर्स्ट टेन्योर एज सेनेट। तो जब सेनेटर के लिए जो बाइडेन ने स्टार्ट किया, तो उस समय उनके राइवल थे एक बहुत ही सीनियर लीडर, सेनेटर जे कैलब बॉक्स। जे कैलब बॉक्स एक रिपब्लिकन के बहुत प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे, बहुत ही डेलावेयर के बहुत एक जाने माने शख्स थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चेहरा था। तो जे कैलब बॉक्स और शायद जे कैलब बॉक्स का ये आखिरी इलेक्शन होने वाला था। जे कैलब बॉक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इलेक्शन भी वो सेम तरीके से जीतेंगे, और जे कैलब बॉक्स को हराना वाज लाइक बाइडन के लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई थी। और कहा ऐसा जाता था कि बाइडन ने नॉर्मल तरीके से जो कैलब बॉक्स को डील नहीं किया, बल्कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत स्वीट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इन द सेंस कि एक अमेरिकन एक टर्म है, एक अमेरिकन फ्रेज है, डैड यू हैव बीन वेरी गुड इन एवरीथिंग विच यू हैव डन, बट टाइम्स आर चेंजिंग नाउ। इट्स अ टाइम इन विच वी द यंगस्टर्स शुड टेक अपॉन द स्टेज एंड शुड डील विथ द प्रॉब्लम्स इन आवर ओन वे। मतलब कि अब ऐसा समय आ चुका है कि हम लोग अपने तरीके से डील करें। आपका समय में आप बहुत सही थे, पर शायद ये जो समय है इसमें मैं बहुत सही होऊंगा। तो ये था जो बाइडन का स्टाइल कैलब बॉक्स से डील करने का। फॉर एग्जांपल एक दो पेपर कटिंग और बहुत बहुत पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट चीज़ सब है, एकदम आप लोग एग्जैक्टली रिलेट कर पाएंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। तो 1950 केल बॉक्स होप्ड टू मेक अमेरिकन सेफ फ्रॉम स्टालिन, एंड इन 1972 जो बाइडन होप्स टू मेक अमेरिकन सेफ फ्रॉम क्रिमिनल्स। तो एक बहुत ही सही तरीका है, बहुत ही स्पॉट ऑन तरीका है ये जो बोल रहे, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसको डिपिक्ट करने का। एक दूसरा बहुत ही सही एग्जाम्पल है उस समय जो रिचर्ड निक्सन के समय जो ड्रग प्रॉब्लम था जो अमेरिका फेस कर रहा था, जो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स थी, और जो लैक ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, लैक ऑफ नार्को लॉज जो हुआ करते थे अमेरिका में। तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा ये पेपर कटिंग है। जैसे कि केल बॉक्स का जनरेशन पोलियो से लड़ रहा था, सेम तरीके से बाइडन का जनरेशन अभी लड़ रहा है हेरोइन से। तो ये था सीन, दिस वाज हाउ जो बाइडन प्रमोटेड हिमसेल्फ, दिस वाज हाउ पीपल ट्रस्टेड इन जो बाइडन। पीपल को लग रहा था जो बाइडन इज द गाय, इज द गो टू गाय, जो प्रॉब्लम्स जिनके पास सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए आंसर्स नहीं, क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है, पर प्रॉपर सॉल्यूशंस है। ही नोज हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स, ही नोज हाउ टू अपलिफ्ट द टाउन ट्रोडन वाला सीन। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ था। तो हम लोग अब तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है। 36 years old सेनेट कैरियर, 8 years इन वाइस प्रेसिडेंसी एंड अ थर्ड प्रेसिडेंसी रन। तो जो बाइडन जब सेनेटर थे तो उस समय भी जो बाइडन का बहुत सारा अकॉम्प्लिशमेंट्स रहा, अचीवमेंट्स रहा, फीट्स रहे। तो स्टार्टिंग विथ सबसे पहला उनका जो सबसे सही चीज़ था वो था ऑपोजिशन ऑफ गल्फ वॉर। जो बाइडन एकदम अगेंस्ट थे जो 1991 में गल्फ वॉर हुआ रहा था उसमें, और उसमें हेल्प जो गल्फ वॉर था उसके अगेंस्ट थे जो बाइडन, और बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डिस किया उन्होंने ये गल्फ वॉर के डिसीजन को, गल्फ वॉर में अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को। तो 1991 वॉज द ईयर,
और ऐसा नहीं, मतलब पूरा का पूरा जितना भी डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी सेनेटर्स थे सब कोई अगेंस्ट थे गल्फ वॉर के। पर 2002 में ये इन्होंने फिर एक जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ किया वो ये था कि इन्होंने इराक वॉर के लिए सपोर्ट किया, ही वोटेड फॉर द इराक वॉर। तो जिसके बारे में ऑब्वियसली इन द लेटर स्टेटमेंट्स जो आफ्टर हिज वाइस प्रेसिडेंसी, जब ये थर्ड प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे थे चुनाव, तो उस समय इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, दैट वाज द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ टू सपोर्ट द इराक वॉर इन 2002। और फिर एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था जो इन्होंने लिया रिलेटेड व्हेन ही वाज अ सेनेट एंड विच वाज रिलेटेड टू द नार्कोटिक्स कंट्रोल वाज द ड्रग जार। ही क्रिएटेड द यूएस ड्रग जार, ही फॉर्मुलेटेड लॉज, इन्होंने बाकायदा लॉ लिखा, लॉ समझाया, लॉ दिया। और नार्कोटिक्स कंट्रोल, इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल कॉकस रोट द लॉज विच कंट्रोल द नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। लैंडमार्क लेजिस्लेशन कॉल्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट, वावा एक्ट। वावा एक्ट 1991 का एक्ट था, और वो वावा एक्ट के अंदर मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बहुत बहुत बड़ा एक्ट था और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। यूएस में बहुत ही एक रिवोल्यूशनाइज वाला फेज आ गया था, एक बहुत ही बहुत लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे इस एक्ट को। और मतलब ये फर्स्ट टाइम इन यूएस हिस्ट्री था जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये एक वावा एक्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और बहुत ही ज़्यादा महिलाएं इन्फोर्स हुई थी इनसे, बहुत ज़्यादा वुमेन सपोर्ट मिला था जो बाइडन को। इस लॉ के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे जो बाइडन। और उनके बाद इसके बाद ही वॉज अ लॉन्ग टाइम मेंबर ऑफ यूएस सेनेट कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, और इन्होंने चेयर भी किया था जुडिशरी कमेटी, चेयरमैन ऑफ सेनेट जुडिशरी कमेटी। तो बहुत सारा अकॉम्प्लिशमेंट रहा, बहुत ज़्यादा नाम रहा है इनका ड्यूरिंग हिज सेनेट कैरियर। फर्स्ट रन फॉर प्रेसिडेंसी 1988 में जो बाइडन ने सबसे पहली बार डिसाइड किया कि ठीक है, आई एम गोना रन फॉर प्रेसिडेंट, और और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बहुत ही प्रबल चेहरा था, बहुत यंग चेहरा था। और obviously he tried to use it with his for his advantage। और जो बाइडन वाज अ वेरी प्रोलिफिक स्पीकर, बहुत ही शानदार स्पीकर, बहुत आर्टिकुलेट और बहुत ही टू द पॉइंट स्पीकर, साफ स्पष्ट बोलने वाले जो स्पीकर्स होते हैं उनमें से एक। हाँ, इनिशियल लाइफ में ऑब्वियसली ही हैड अ प्रॉब्लम इन स्पीकिंग एज वेल, ही यूज्ड टू स्टटर अ लॉट। तो इसके लिए जो बाइडन का कहना है कि ही यूज्ड टू रीड पोएट्री एंड प्रोज अ लॉट, शीशे के सामने खड़े होकर ये रीडिंग लगाया करते थे, एंड दैट्स हाउ ही डेल्ट विद दैट प्रॉब्लम। तो पर इन हिज सेनेट कैरियर ही गेव इतना स्पीच दिया इन्होंने कि सब कुछ चेंज हो गया, एंड ही इज काउंटेड एज वन ऑफ द वेरी वेल वर्स्ड एंड वेरी आर्टिकुलेट स्पीकर। तो जब 1988 में इन्होंने पहली बार प्रेसिडेंसी के लिए चुनाव लड़ा, तो उस समय he was debarred, he was suspended on the terms of plagiarism। plagiarism मतलब कि कॉपी करना। तो माना ऐसा जा रहा था कि इनके स्पीचेस का पार्ट्स कॉपी किया गया था। ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, उनका नाम था नील किनॉक। तो नील किनॉक के स्पीच का जो पार्ट था वो इन्होंने अपने स्पीच का पार्ट बना के इन्होंने ये प्रेजेंट किया था। तो पीपल वर वेरी मच अगेंस्ट ऑफ इट, और रिपब्लिकन जो ऑपोजिशन पार्टी थी इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस खड़ा किए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का कोशिश किया। तो दैट्स व्हाई एंड दैट्स हाउ ही गॉट आउट ऑफ द 1988 इलेक्शंस। तो बट ही डिडंट गॉट डिसअपॉइंटेड, और बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं हुए, बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं हुए कि शिट यार ये तो प्रॉब्लम हो गया। ही रैन फॉर द सेकेंड टाइम 2008 में इन्होंने फिर से मन बनाया, और फिर से इन्होंने डिसाइड किया कि ये फिर से एक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनेंगे, और फिर से ये मतलब कैंडिडेट बनेंगे, और ये कोशिश करेंगे वापस से ये करने का। पर ही गेव अप शॉर्टली, रीज़न बीइंग क्योंकि 2008 में जो आयोवा कॉकस था उनमें इनका रैंक 5th था डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही। तो और उस समय देयर वाज अ वेरी मतलब एक वेव, जैसे इंडिया में हम लोग मोदी वेव का बात कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही, एकदम हूबहू वैसा ही उस समय ओबामा का वेव आया था।
ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी में भी, और एक पॉइंट के बाद जो बाइडन खुद ये चीज़ रियलाइज़ किए और डिसाइड किए और श्योर हो गए कि बैरक ओबामा इज़ द गो टू गाय, प्रॉपर लीडर, परफेक्ट लीडर। तो ये था। और लेकिन उसके पहले इन्होंने बहुत कैंपेन किया, बहुत ही रैलीज में एड्रेस किया लोगों को। तो आफ्टर spending time with him, in fact, Obama realized himself that Biden is a leader that has potential. तो ऐसा हुआ कि जब ओबामा का कैंडिडेट जब फाइनलाइज हो गया कि ही विल बी द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, तो उस समय ओबामा ने क्योंकि काम किया था बाइडन के साथ, तो इन्होंने चूज़ किया बाइडन को एज इज रनिंग मेट। रनिंग मेट मतलब वो जो हम लोग एक बोल सकते हैं साथी टाइप का। और 7 महीने बाद, 7 months later, Obama became the president and Biden became the vice president. अगस्त 22, 2008 को उन्होंने अनाउंस किया, और 7 months later, तो that's what went down during his first presidency. 2016 में जब बाइडन वाइस प्रेसिडेंट का उनका टर्म ख़त्म हुआ, तो इनफैक्ट उस समय भी एक पॉइंट था जब ये सोच रहे थे कि आई शुड रन फॉर प्रेसिडेंट अगेन, पर ओबामा वॉज अगेंस्ट दिस। ओबामा का कहना था कि नहीं, हिलरी क्लिंटन विल बी अ बेटर नॉमिनी, विल बी अ बेटर कैंडिडेट फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी। रीज़न बीइंग क्योंकि उस समय जो उनका ऑपोजिशन पार्टी था, जो रिपब्लिकन का जो लीडर था, तो एवरीवन वाज कि नहीं, हिलरी क्लिंटन इज सफिशिएंट टू गेट हिज शेयर ऑफ वोट्स एज वेल। पर वी नो व्हाट हैपेंड, हमें पता है ट्रंप का क्या इलेक्शन में सीन था एंड हाउ अमेजिंगली ट्रंप वॉन। डोनाल्ड ट्रंप को कितना सपोर्ट मिला था 2016 के इलेक्शंस में। तो दैट वाज द थिंग। 2016 में ये इसलिए गिव अप कर दिया बिकॉज पार्टी का प्रेशर था, पार्टी वांटेड हिम नॉट टू रन फॉर द प्रेसिडेंट। ओबामा एंड बाइडन अगेन अपीयर्ड इन 2012। तो 2012 के इलेक्शन में फिर से सेम चीज़ ओबामा ने फिर से किया। फिर से उन्होंने बाइडन को अपना रनिंग मेट घोषित किया एंड रिजल्ट्स वे द सेम। वापस से ये दोनों इलेक्ट होके आए, वापस से ओवल ऑफिस में, वाइट हाउस में ये दोनों ने अपना टर्म फिर से पूरा किया। बाइडन प्लेड एन वेरी एक्टिव रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जब वाइस प्रेसिडेंट बने थे, जब 2008 में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया था, जब वाइस प्रेसिडेंट बाइडन बन चुके थे, तो उस समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी थे बैरक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में, बैरक ओबामा के सर्कल में। बैरक ओबामा के लिए वो गो टू गाय थे। बैरक ओबामा को अगर किसी भी टाइप का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता था, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछना रहता था, कि प्रॉब्लम सॉल्व करवाना रहता था, तो बाइडन के पास वो जाया करते थे डेफिनेटली। और बाइडन वाज नॉट समवन हु यूज्ड टू डिसअपॉइंट पीपल, हु यूज्ड टू बिलीव इन डिसअपॉइंटिंग पीपल। उनके पास जवाब रहता था, उनके पास सॉल्यूशंस रहते थे। तो और बाइडन, बिकॉज ऑफ हिज स्पीकिंग एबिलिटीज, बाइडन वाज एक्टेड एज समवन जो सरकार का, जो यूएस का उस समय का गवर्नमेंट था, तो उसका जितना भी रूल्स, रेगुलेशंस, डिसीजंस, पॉलिसीज, सब कुछ ही वॉज द गाय जो मीडिया तक पहुंचाते थे, जो ब्रॉडकास्ट करते थे लोगों में, यूएस के सिटीजन्स में। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और जो 2010-11 में जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस था, जिस यूएस वेंट अंडर विच, तो बाइडन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग अमेरिका बैक ऑन हिज फीट। उनके पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। इराक वॉर में 2011 में, तो बाइडन मेड मेनी ट्रिप्स, कहा जाता है 7 to 8 ट्रिप्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने लगाया था इराक में। तो दीज वर द थिंग्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, जो और क्योंकि फॉरेन अफेयर्स में भी इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था। तो जो बाइडन का इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया था विद इन द गवर्नमेंट, विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ Joe Biden was as well a long time member of US Senate Committee in Foreign Relations. तो उन्होंने इनफैक्ट ये कमेटी को चेयर भी किया था 2001 से 2003 तक। तो अचीवमेंट्स तो बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका पब्लिक
लाइफ बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है, फुल ऑफ चीज़ें रहा है बहुत ज़्यादा। और मतलब इट वाज फुल ऑफ सक्सेस एज वेल एज सेटबैक्स। तो सक्सेस एज वेल एज सेटबैक्स क्योंकि 2015 में जब ये प्रेसिडेंट के लिए लड़ने वाले थे, 2016 में जो हिलरी क्लिंटन ने, ट्रम्प और हिलरी क्लिंटन का वो जो एक आमना सामना हुआ, तो उस समय इनके जो बेटे थे हंटर बाइडन, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो इट वाज अ मेजर सेटबैक फॉर हिम एज वेल, अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग। और ये डेथ्स इनके फैमिली, इनके पर्सनल लाइफ में होते रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल 70 में, इन द ईयर ऑफ 1971 70, तो उस समय क्या था, जब ये खड़े हो रहे थे सेनेटर के इलेक्शंस के लिए, इन द ईयर ऑफ 72, आई एम सॉरी, तो 72 में इनकी जो वाइफ थी, इनकी वाइफ और इनके जितने बच्चे थे, ब्यू हंटर और नायोमी, और इनकी वाइफ नीलिया बाइडन, तो दे मेट अ हॉरिबल एक्सीडेंट। तो उस एक्सीडेंट में हुआ कि इनकी वाइफ और इनकी 1 साल की बेटी का डेथ हो गया। तो वो खुद बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग मोमेंट था बाइडन के लिए, पर ही डिडंट गिव अप। वो उसके बाद भी ही वो सेनेटर के लिए लड़े, जीते, और ही वेंट फॉरवर्ड ओथ सेरेमनी और सब कुछ। मतलब ये कभी अपने प्राइवेट लाइफ को हावी नहीं होने दिए ऑन हिज पर्सनल लाइफ, ऑन हिज पब्लिक लाइफ, आई एम सॉरी। तो बहुत ही विल पावर बहुत अच्छा रहा है। और जो एक लीडर का जो एक सिग्नेचर मूव्स रहता है, जो एक क्वालिटीज़ रहता है, एट्रीब्यूट्स रहता है, वो सब हम लोग देख सकते हैं जो बाइडन में। जो बाइडन को 2017 में 12 जनवरी को ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड विथ प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, बैरक ओबामा ने उन्हें दिया था। और 2017 तक दे वर ऑन वेरी गुड टर्म्स। हमारे पास ट्विटर्स में, ऑनलाइन मीडिया पे, न्यूज़ आउटलेट्स पे हमारे पास आते रहते थे बैरक ओबामा की स्पीचेस, बैरक ओबामा के स्टेटमेंट्स, हाउ गुड ही फेल्ट अबाउट जो बाइडन, और जो एक क्लोज रिलेशनशिप, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक बहुत ही हेल्दी फ्रेंडशिप जो ये एक्सपीरियंस करते थे जो बाइडन के साथ, बैरक ओबामा। तो दिस वॉज समथिंग विच वॉज नॉट शेयर्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, जो शेयर करते थे यूएस का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। सो दीज वर वेरी amazing things, very fine things. जो बाइडन अभी करेंटली डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉमिनी थे। बीच में एक इसमें भी कंट्रोवर्सी था। इट वाज बिलीव्ड कि बर्नी सैंडर्स एक बहुत ही सीनियर लीडर है, और इट वाज बिलीव्ड कि बर्नी सैंडर्स ही प्रेसिडेंट के कैंडिडेट रहेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के। और जो बाइडन का वैसा कुछ मार्च तक, अप्रैल तक उतना ज़्यादा इट वॉज नॉट इन द न्यूज़। तो बल्कि ये एकदम ऑपोजिट हो गया। तो क्या हुआ कि बाइडन ड्रॉप्ड आउट, ही टुक आउट हिज नेम इन द ईयर 2020 इटसेल्फ, सॉरी, अप्रैल 8 अप्रैल को, और बाइडन के लिए रास्ता खुल गया। बाइडन बिकेम द प्रिजम्प्टिव डेमोक्रेटिक नॉमिनी, ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक नॉमिनी बन गए। और तब से बाइडन का स्टार्ट हुआ main campaign, rallies, addressing people, addressing the citizens, talking about the things which he want to do, talking about the things which he can do, and talking about, most importantly, the things which have not been done. तो जोसेफ बाइडन का बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहा। और सबसे मेन चीज़ जो वो खुद टारगेट करते हैं, वो जो खुद अपने ट्वीट्स के थ्रू बोलना चाहते हैं, बताते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो ये है कि हाउ ट्रम्प वॉज अ वेरी एवरेज लीडर। ट्रम्प जो अमेरिका में कोविड के सिचुएशन के बारे में हम सबको पता है, एंड द वे ट्रम्प मिस हैंडल दैट सिचुएशन इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक सुपर पावर से हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और इस हिसाब से ट्रम्प का आइडियोलॉजीज, ट्रम्प का वे ऑफ वर्किंग बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं, ट्रम्प अभी एकदम ये रिसेंट की जो बात है कि ट्रम्प इज़ कटिंग ऑन द इंस्टीट्यूशंस, जो फंड्स इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स को भेजता है, तो उसमें ट्रम्प का कहना है कि नहीं, वी आर सेंडिंग अ लॉट ऑफ इट एंड वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट। उनका कहना है कि हम लोग को एजुकेट करना है, लोगों को इंडोक्ट्रिनेट नहीं करना है। तो ये सब भी बहुत सारा पॉइंट है जिसके लिए सिटीजन्स बहुत ही नाखुश है ट्रम्प को लेके। तो
तो फ्री कॉलेज ट्यूशन एक पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना चाहिए, एंड एवरीवन शुड नो अबाउट दिस, क्योंकि एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और बहुत ऐसा टॉपिक है जो उतना शायद अभी पेपर्स भी बात नहीं कर रहा। तो जिसका भी 125,000 से कम है इनकम, तो उन्हें स्टूडेंट लोन मिलेगा। 125,000 से कम मतलब कि सीन ऐसा है कि 80% ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द पीपल अप्लाइंग या फिर डूइंग द यूजी अंडर ग्रेजुएट, तो उन सब का इतना इस अमाउंट से कम है एनुअल इनकम उनके फैमिलीज़ का। तो दिस इज़ समथिंग जो जहाँ पर स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मिलेगा लोगों को, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक बहुत प्लस पॉइंट है विच कैन बी सीन एज अ पॉजिटिव थिंग। अगर हम लोग नॉर्मल आदमी देखें, अगर हम लोग नॉर्मल सिटीजन्स के आंखों से देखें तो सो दिस इज़ समथिंग जो बाइडन बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है। बाइडन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट माइंड सेट है कि अनलाइक ट्रम्प या फिर अनलाइक डिफरेंट लीडर्स, he is very much in favor of environment changes, very much in favor of supporting and contributing their parts in helping the environment to re-nourish, to get back on its feet, to reduce the carbon emissions, reduce the pollution. तो ये एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग को बहुत ऑपोजिट दिख रहा है अभी करंट प्रेसिडेंट जो है यूएस के, और अभी जो नॉमिनी है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो बाइडन। तो उनका पॉइंट है कि उनका प्लान है कि वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर स्पेंड करने वाले हैं क्लीन एनर्जी से, पूरा का पूरा क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन करने के लिए। तो 2050 तक कहना है कि पूरा का पूरा जितना भी कार्बन एमिशन, जितना भी फॉसिल फ्यूल है, वो सारे चीज़ों को रिप्लेस कर दिया जाएगा रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से, नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और अगर ये स्टेप ले लिया गया तो बहुत ही ज़्यादा इट विल बी अ ड्रास्टिक चेंज, इट विल बी अ चेंज फॉर एवरीथिंग एवरीवन। आप सोच सकते हैं अगर ये स्टेप ले लिया गया तो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स और मतलब कितना ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को इंपॉर्टेंस मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक कार वाले सेक्टर को कितना ज़्यादा बून मिलेगा, ग्रोथ होगा उसमें। तो ये एक चीज़ है जिसमें वी शुड गिव अ थॉट, वी शुड लुक अपॉन, और वी शुड नोट इट डाउन ऑब्वियसली। Vice President Joe Biden has said that he will lift the temporary suspension of H-1B visa. H-1B वीज़ा के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं इस बिकॉज जितने भी इंडियन IT प्रोफेशनल्स है, जो एक मास माइग्रेशन है इंडिया का टुवर्ड्स यूएस, फॉर यूएस, जो यूएस इंडियन लोग जा रहे हैं, तो एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन दिस H-1B वीज़ा। तो H-1B वीज़ा को अभी रिसेंटली ट्रम्प गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया। रीज़न बीइंग कि H-1B वीज़ा के कारण इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इज नॉट द वर्ड, इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स वहाँ पर जा रहे हैं, बस रहे हैं, और बहुत बार सीन ऐसा हो रहा है, बहुत बार केसेस ऐसे हो रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल अमेरिकन सिटीजन्स हैं, देयर जॉब इज बीइंग टेकन अवे या रिप्लेस्ड फ्रॉम them, and the immigrants are given a chance. Immigrants are said to participate तो ये क्रूशियल इलेक्शन ईयर के कारण ये एक सस्पेंशन यहाँ पर लगाया गया। जो बाइडन इसके एकदम अगेंस्ट है, और जो बाइडन और बहुत सारा भी ट्रम्प का भी इमिग्रेशन को लेके लॉज रहा है। तो जो बाइडन का कहना है कि अमेरिका इज़ अ नेशन जो बिल्ड ही हुआ है इमिग्रेंट्स से, जिनमें इमिग्रेंट्स की उतनी ही ज़रूरत है जितनी ज़रूरत उनके अपने सिटीजन्स की है। तो यहाँ पे क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी है, और वी कैन सी हम लोग खुद से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विच इज़ बेटर। तो ये एक चीज़ है बाइडन का। तो जो बाइडन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, बहुत ही हम लोग अब होप कर सकते हैं, देखते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं, और क्या है इनका आइडियोलॉजी, क्या है इनका कैंपेन स्टाइल, क्या है इनका पॉइंट्स। तो United States of America has always emerged stronger from every trial and tribulation. We will overcome this. No more than ever, we need a president who will choose to unite rather than divide. तो ये obviously ये हम लोग जो देख सकते हैं, ये सारे ट्वीट एम किए हुए हैं ब्लैक लाइव्स मैटर, और ये सारे ट्वीट एम किए हुए हैं जो रेशियल स्लर, जो जिस तरीके से ट्रम्प डिस्क्रिमिनेट करते हैं बिटवीन पीपल। तो
जो बाइडन ये सारे पॉइंट्स हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्वीट और बहुत ही शानदार ट्वीट है यहाँ पे, वी नीड अ प्रेसिडेंट हु बिलीव्स इन साइंस। तो जो बाइडन डजंट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम टेकिंग अ डिग ऑन डोनाल्ड ट्रंप एंड यू नो दीज पॉइंट्स आर वेरी अमेजिंग, वेरी बहुत ही शानदार। इन्होंने कोशिश किया हर एक सेक्शन को एड्रेस करने का। कोविड के दौरान इन्होंने कोविड-19 डेथ is a family and a community that will never be the same. Behind every unemployment claim is a life thrown into uncertainty, a person wondering how they'll make ends meet. There is real human toll to this crisis. We cannot forget that. तो कोविड-19 को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है और ऑपोजिशन पार्टी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी, वो ऑब्वियसली इसको एज अ टूल यूज़ करेगा, एज अ वेपन यूज़ करेगा अगेंस्ट ट्रंप, अगेंस्ट रिपब्लिकन्स। तो अमेरिकन्स आर सेफर इन अमेरिका। तो एग्जैक्टली ये भी यहाँ पर ये जो पहला ट्वीट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। जो WHO से ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया, जो WHO से ट्रंप ने WHO को का फंड काट दिया, जो अगेंस्ट हो गए ट्रंप, एंटी हो गए WHO के, तो इसके भी अगेंस्ट है जो बाइडन। जो बाइडन का पॉइंट है, कहना है कि WHO से वापस हम लोग को मिलना चाहिए। WHO इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। तो जो बाइडन का स्टैंड सब हम लोग जैसा देख सकते बहुत क्लियर है, बहुत टू द पॉइंट है, बहुत ही सही है। यहाँ पर एक और चीज़ है जो F1M1 वीज़ा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके पहले, और उसके पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स को लेके, इमिग्रेशन को लेके जो ट्रंप ने बैन किया है इमिग्रेशन पे, बहुत सारे लॉज जो लगाए हैं। तो across the world people come to this country with unrelenting optimism and determination towards the future. They study here, innovate here, they make America who we are. तो ये एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं जो बाइडन का के ट्वीट से ही बहुत क्लियर है, उनका आइडियोलॉजी, उनका कैंपेन स्टाइल। जो बाइडन का मैंने बहुत ज़्यादा मतलब ड्यूरिंग इस वाइस प्रेसिडेंट के टर्म के दौरान भी जो बाइडन का बहुत क्लियर स्टैंस था गे मैरिज को लेके ही। उनका कहना था कि गे मैरिज शुड बी लीगलाइज्ड। उस समय ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोवर्सी था डेमोक्रेटिक पार्टी में, और ओबामा का उस समय कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। उसके पहले ही जो बाइडन ने स्टेटमेंट दिया था कि गे मैरिज शुड बी लीगलाइज, जिसके लिए बहुत नहीं, एक छोटा कंट्रोवर्सी तो ऑब्वियसली एक मतलब एक स्टॉर्म आया था, एक वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो जो बाइडन का बहुत क्लियर है ये LGBTQ कम्युनिटी को लेकर, ही इज़ वेरी एक्सेप्टिंग व्हेन इट कम्स टू दैट मैटर। तो और यहाँ पर इन्होंने एक ट्वीट भी किया है, बहुत ही अच्छा ट्वीट है ये, वी कांट रेस्ट अंटिल एवरीवन इज ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट अंडर द लॉ। तो ये था जो बाइडन के बारे में। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दिस इज अमृतांशु अमिताभ सोलंकी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।